हेलो बच्चों। आज हम लोग विलेन जो आपका केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है उसका दूसरा भाग यानी पार्ट सेकंड हम लोग कर रहे हैं। उसके अंदर जो थ्योरी आप लोगों ने करी है उसके कुछ बहुविकल्पी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जो पेपर में आते हैं और जो इम्पोर्टेंट है उनको आज हम लोग करेंगे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन अणु संघ के गुणधर्म है? सही है, अणु संघ के गुणधर्म। देखिएगा, अणु संघ के गुणधर्म होते हैं चार। एक होता है वाष्प दाब, वाष्प दाब। और दूसरा होता है आपका क्वथनांक, क्वथनांक। तीसरा होता है आपका हिमांक, हिमांक। और चौथा होता है आपका परासरण दाब। अब आप इसमें से देख लीजिए, तो इसमें से आपको कौन सा मैच कर रहा है? आपको ये वाला मैच कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये। देखिए, ये क्वेश्चन बदल के भी आ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है निम्न में से कौन सा गुणधर्म नहीं है। नहीं में क्या होगा, आपको इन चारों में से कोई तीन मिल जाएंगे और बाकी एक ऑप्शन जो होगा वो या तो ये होगा या ये होगा या ये। क्लियर? चलो अगला करते हैं। अगला करते हैं, किसका वाष्पदाब न्यूनतम होगा? देखिए, वाष्पदाब जो होता है उसे समझ लीजिए थोड़ा सा, कि अगर हमारे पास में कोई इस तरीके से पात्र है और उस पात्र के अंदर जल भरा हुआ है, तो जल के जो कण होंगे जो वाष्प अवस्था में जाना चाहेंगे वो जल की सतह पर लगातार एक प्रकार का दाब उत्पन्न कर रहे होंगे, जिसे क्या बोलते हैं? वाष्प दाब। अब ऐसे में क्या होगा कि अगर हमने इस जल के अंदर आपने भर रखा है कोई जल और उसके अंदर आपने क्या डाला हुआ है, कोई जैसे कोई भी पदार्थ आपने डाला हुआ है, ऐसे करके इसमें पड़ा हुआ है बहुत सारा, तो होगा ये कि जब भी आपका जल बाहर को आना चाहेगा तो क्या होगा, वो इससे टकराएगा। ये जो कण है इसके अंदर बीच बीच में, इन कणों से टकराएगा। अब टकराएगा तो इससे क्या होगा, जो दाब इतना पड़ रहा था यहाँ पर, उस दाब में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी पात्र में कोई विलायक है और उसके अंदर कोई विलय डाल दिया जाए तो विलय डालने से वाष्प दाब जो होगा वो कम हो जाएगा। मतलब ये होता है कि विलायक का वाष्प दाब हमेशा अधिक होगा और विलयन का वाष्प दाब कम होगा। अब चूंकि वाष्प दाब एक अणु संघ के गुण है, मतलब जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, तो इसलिए इन चारों में से उसका वाष्प दाब सबसे कम होगा जो सबसे ज़्यादा अणु देंगे। तो सबसे पहले तो हम इसकी सांद्रता देख लेते हैं। सांद्रता देखो सबकी समान है सबकी समान। अब क्या है, अब हम ये देखते हैं कि इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा पदार्थ जल में घुलकर अलग अलग प्रकार के आयन देगा। तो देखिए, बेरियम क्लोराइड BaCl2, तो अगर हम इसे देखें तो एक बेरियम का आयन मिलेगा और प्लस 2 Cl आयन मिलेंगे, मतलब कितने अणु हो गए? 3। इसी तरीके से सुक्रोज को देखें तो सुक्रोज का सूत्र होता है C12H22O11। तो ये तो एक सहसंयोजक यौगिक है और ये जल में घुलने के बाद कोई आयन नहीं देगा, तो जितने आयन हैं उतने ही आयन मान लो 1 हो गया। इसी तरीके से फिनॉल होता है, तो फिनॉल का सूत्र होता है C6H5OH। तो ये भी एक सहसंयोजक अणु है, ये भी जल में घुलने के बाद कोई आयन मुश्किल से दे पाता है, तो इसका भी मान लो थोड़ी देर के लिए कितना, 1 ही अणु होगा। और तीसरा है सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है आपका? NaCl। तो NaCl जल में घुलने के बाद एक Na आयन देता है और एक ही Cl आयन देता है। तो इस प्रकार से आयनों की संख्या कितनी हो रही है? 2। तो अब पता हमें ये चला कि ये देगा 1 आयन, 2 आयन, ये आपका देगा 1 आयन, ये आपका देगा 1 आयन और ये देगा आपका 3 आयन। तो सबसे ज़्यादा आयन कौन से पात्र में मिलेंगे? जिसके अंदर बेरियम क्लोराइड घुला होगा। और अगर बेरियम क्लोराइड इसमें घुला होगा तो ऐसे में बेरियम क्लोराइड वाले विलयन का वाष्प दाब सबसे कम होगा।
पहली बात सही है। अगर बेरियम क्लोराइड होता और ये सारे होते और एक ऑप्शन फिनॉल की जगह मान लो यहाँ पर वो कहता है एल्युमिनियम सल्फेट, ध्यान रखिएगा एल्युमिनियम Al2SO4 का होल थ्राइव, तो ये टोटल जो आयन देगा 3 और 2 5 आयन देगा। तो उस पीरियड में ऑप्शन ये वाला नहीं होता और ऑप्शन कौन सा होता, एल्युमिनियम सल्फेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप चारों ऑप्शनों को पहले देखोगे, देखने के बाद उसे आयनों में तोड़ोगे, आयनों में तोड़ने के बाद जिसमें सबसे अधिक आयन प्राप्त होंगे वो वाष्पदाब सबसे अधिक कर रहा होगा, न्यू मतलब अवनमन कर रहा होगा, यानी सबसे कम होगा। और जिसमें सबसे कम आयन बनेंगे या जो पानी में घुलकर आयनों में नहीं टूटेगा उसका वाष्पदाब सबसे अधिक होगा। क्लियर? चलें देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से क्वथनांक उन्नयन के लिए सही तथ्य है। क्वथनांक उन्नयन, तो क्वथनांक का उन्नयन जो होता है उसका मतलब क्या होता है, पहले तो वो समझ लेते हैं। जैसे कि कोई ये पात्र है हमारे पास, इस पात्र में मान लो जल है और जल का क्वथनांक होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर उस जल के अंदर हमने कोई भी ऐसा पदार्थ डाल दिया जो पानी में घुलकर आयन दे रहा है, अगर आयन नहीं भी दे रहा है तो वो अणुओं की संख्या तो बढ़ा रहा है, यानी विलय कोई डाल दिया, तो विलय डालने से क्या होगा, क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी। उस वृद्धि को कहते हैं उन्नयन। सही है। अब उन्नयन किसकी वजह से हुई कि सर विलय डालने की वजह से। कितना विलय, जितना भी ज़्यादा डालोगे, जितना ज़्यादा विलय डालते जाओगे उतना ज़्यादा वृद्धि होती जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये विलय की मात्रा पर निर्भर कर रहा है। और अगर किसी पात्र में विलायक और विलय की मात्रा के बीच में संबंध अर्थात सांद्रता की बात करी जाए तो सांद्रता को देखने का सबसे अच्छा तरीका होता है मोललता। सही है। तो मोललता को शो करते हैं हम लोग m से। तो अब क्वथनांक का उन्नयन जो होता है वो सबसे अच्छा तरीके से हम निकाल पाएंगे विलयन की मोललता के साथ, ये यानी कि डेल्टा टीवी यानी क्वथनांक का उन्नयन। कितना उन्नयन हुआ, मान लो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहले उबल रहा था, अब 102 पे उबल रहा है, तो इसका मतलब वो क्या हुआ, कितना उन्नयन हुआ, 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो जो संबंध सीधा सीधा आएगा वो किससे आएगा, विलय की मोललता से, यानी मोललता जितनी अधिक होगी क्वथनांक का उन्नयन उतना अधिक होगा। क्लियर? चलें अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होगा। तो अभी हमने करा था क्वथनांक सर्वाधिक होगा, तो देखिए क्वथनांक किस पर डिपेंड करता है, विलय के मात्रा पर। मान लो इसके अंदर कोई पदार्थ घुला हुआ है और उस पदार्थ के अंदर हम लोगों ने कोई दूसरा पदार्थ इसके अंदर मिला दिया, जैसे ये मिला दिया। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जल के अणु जो ऊपर को जा रहे होंगे वो ऊपर नहीं जा पाएंगे और क्या होगा, उनको रुकावट पैदा होगी। रुकावट पैदा होगी तो क्वथनांक बढ़ने लगेगा। अब जितने ज़्यादा कण होंगे क्वथनांक उतना ही बढ़ेगा क्योंकि उतनी अधिक रुकावट होगी। तो हम ये देख लेते हैं कि इन सब में सबसे अधिक कण किस में होंगे, क्योंकि ये भी बेटा अणु संख्या गुणधर्म है। तो देखो ग्लूकोज सबके परसेंटेज देख लो पहले, तो सबका 1% है। अब इसमें ग्लूकोज पानी में घुलेगा, पानी में घुलकर कोई आयन नहीं देगा तो मतलब 1% है, तो मान लो एक ही अणु आया। NaCl पानी में घुलेगा तो ये 2 आयन देगा, एक सोडियम और एक क्लोराइड आयन। सुक्रोज पानी में घुलेगा तो चूँकि ये सहसंयोजक यौगिक है तो ये भी एक ही देगा, ये भी आयनों में नहीं टूटता है। और कैल्शियम क्लोराइड घुलेगा तो इससे क्या मिलेगा, एक तो कैल्शियम का आयन मिलेगा 2+ और प्लस इसमें 2 क्लोराइड के आयन मिलेंगे। तो टोटल आयनों की संख्या कितनी हो गई, 3। और अभी मैंने क्या कहा, जितने अधिक कण होंगे क्वथनांक उतना ही अधिक होगा। तो इसका मतलब आंसर हो गया निम्न में से किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक है, तो हम कहेंगे इनमें से सबसे अधिक क्वथनांक किसका होगा, आपके NaCl2 वाले का। सही है, CaCl2 का। देखिएगा अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है बेरियम क्लोराइड, NaCl और ग्लूकोज के सममोलर विलयनों के परासरण दाब का क्रम होगा। तो परासरण दाब का क्रम का मतलब किसका परासरण दाब अधिक होगा, किसका कम। देखो ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है ना,
ये घटता क्रम है, परासंद आपका घटता क्रम में लिखा हुआ है, क्योंकि ये वाला ये साइन होता ही है। इधर अगर हमने 2 लिखा तो इधर 1 लिखेंगे, घटता क्रम हो गया। तो अब ऐसे में हमें पता लगाना है। तो चूँकि देखिएगा परासरण दाब जो होगा वो सीधी सी बात है, वो है अणु संख्य गुण। अणु संख्य जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करे या कणों की संख्या पर निर्भर करे। तो हम ये देख रहे हैं कि अणुओं या कणों की संख्या घटते क्रम में है या नहीं है। पहला आंसर देखिए, पहले के अंदर क्या है, 3 कण मिलेंगे, एक Ba मिलेगा, 2 क्लोराइड आयन मिलेंगे। इसके बाद मिलेंगे कितने, 2, एक सोडियम मिलेगा, एक क्लोराइड मिलेगा। ग्लूकोज टूटता ही नहीं है, उसका 1। इधर देख लीजिए, सोडियम 2, एक सोडियम एक क्लोराइड। फिर उसके बाद में BaCl2 कितने देगा, 3। तो ये तो हो गया गलत, क्योंकि पहले 2 आ रहा है फिर 3 आ रहा है। दूसरा देखो ग्लूकोज 1 देगा, उसके बाद में उससे BaCl2 कितने देगा, 3 देगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, ग्लूकोज 1 देगा और उसके बाद सोडियम क्लोराइड कितने देगा, 2 देगा, एक सोडियम देगा और एक क्लोराइड आयन देगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑर्डर कौन सा सही हुआ, पहला वाला सही है। बेरियम क्लोराइड कितने दे रहा है आयन, 3। सोडियम क्लोराइड कितने दे रहा है, 2। और ग्लूकोज कितने दे रहा है, 1। मतलब वो आयनों में टूट ही नहीं रहा है। तो कणों की संख्या 3, 2, 1 हो गई, यानी ये कैसा क्रम है, घटता क्रम है। तो BaCl2 NaCl और ग्लूकोज के समूह विलयनों का परासंद दाब इस क्रम में होगा। किस क्रम में होगा, पहले वाले ऑप्शन के हिसाब से होगा। ये वाला क्रम आपका सही है, सही है बेटा। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज के विलयन के क्वथनांक में बढ़ोतरी 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसी सांद्रता के NaCl विलयन में क्वथनांक में कितनी बढ़ोतरी होगी। तो देखो क्वथनांक फिर अणु संख्या गुणधर्म है, तो हम पहले देखते हैं सुक्रोज। तो सुक्रोज का सूत्र होता है C12H22O11। पानी में घोलो एक ही रहेगा, क्यों, आयनों में नहीं टूट रहा है। तो इसका कितनी बढ़ोतरी हुई, 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड, सही है। अब दूसरा क्या है, NaCl। अब NaCl को भी पानी में घोलो, और हाँ याद रखना, वो कह रहा है उसी सांद्रता, यानी सांद्रता जितनी आपकी, यानी इतना समझ लो कि जितने अणु हमने सुक्रोज के लिए थे उतने ही अणु हमें किसके लेने हैं, NaCl के। अब इसे अगर पानी में घोलोगे तो क्या होगा, 1 सोडियम आयन मिलेगा प्लस आपका 1 क्लोराइड आयन मिलेगा। मतलब कितने आयन हो रहे हैं, 2। और आप लोगों को पता है कि क्वथनांक जो है वो विलयन का अणु संख्य गुणधर्म है, और अणु संख्य गुणधर्म वो होता है जहाँ विलयन के गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि उसकी प्रकृति पे और ना ही उसके आकार पर, याद रखिएगा। तो आकार के हिसाब से सुक्रोज बड़ा है, प्रकृति के हिसाब से सुक्रोज आयनों में नहीं टूट रहा है, लेकिन हम लोग किस पर निर्भर कर रहे हैं इनके गुणों को, अणुओं की संख्या पर। अणुओं की संख्या के हिसाब से देखा जाए तो सुक्रोज केवल 1 अणु दे रहा, आयन मतलब 1 कण दे रहा है, जबकि सोडियम क्लोराइड कितने कण दे रहा है, 2 कण दे रहा है। और जब 2 कण दे रहे हैं तो इसका मतलब वृद्धि भी उससे दुगनी हो जाएगी। तो अगर 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो रही है तो NaCl के विलयन कितनी वृद्धि करेगा, 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड की। अब मान लो यही क्वेश्चन पेपर में आ जाए और उसमें NaCl की जगह, ये भी समझ लीजिए, NaCl की जगह BaCl2 आ जाए, तो देखो ये तो 3 आयन दे रहा है, तो इसका वृद्धि इससे जो ये लिखा हुआ है इससे तिगुनी होगी। इसी तरीके से हमारे पास एक क्वेश्चन और आ जाए कि कहीं पर पूछ लिया जाए AlCl3, तो इससे कितने आयन मिल रहे हैं, 4। तो इस वाले से कितनी होगी, चौगुनी हो जाएगी। तो याद रखना, रट्टा नहीं मानना है कि हमें इसे दुगनी देखनी है, हमें डिपेंड करेगा इस बात पे कि हमने घोला क्या है। इस समय NaCl घोला, तुलना किससे कर रहे हैं, सुक्रोज से। तुलना NaCl की जगह कर दें BaCl2 से, तो यही ऑप्शन ये वाला गलत हो जाएगा। तुलना कर दें हम लोग AlCl3 से, तो ये ऑप्शन जो 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा रहा है वही ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, क्योंकि देखिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड की अपेक्षा ये कितना 4 गुना हो गया, नहीं हो गया। तो कणों की संख्या पर सवाल बदलेगा, आंसर बदलेगा, लेकिन अगर आपने उसे सही प्रकार से समझा होगा तो उसका सही प्रकार से आप आंसर दे पाओगे।